को खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 19 तारीख को पीडीएम एहतजाज करने जा रही थी इलेक्शन कमीशन के सामने और कर रही है इनफैक्ट, लेकिन अब दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि उससे एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को भी तलब कर लिया है कि बताइए आपने जो फॉरेन फंडिंग ली है उसकी तफसीलात क्या हैं और उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ भी दरखास्तें आई हुई हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उनके फॉरेन फंडिंग का केस है या उनका मामला है, ये पीडीएम की तरफ से तासुर दिया जा रहा था और बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता था कि जनाब ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि फ़ारूक हबीब साहब ने तो दरख्वास्त भी दी थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनके केस की समाअत की जाए। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, अब उनको भी एक दिन पहले तलब कर लिया गया है, तो वो भी उसी कटहरे में है जिस कटहरे में भी तहरीक इंसाफ है। तो एहतजाज किस की जो लॉजिक है या आर्ग्यूमेंट है वो अब क्या रहेगा, एक तो हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, इसमें बिलावल साहब जो हैं वो शिरकत नहीं कर रहे, उनकी जो अदम शिरकत है क्या वो मानी खेज़ है, इसको किस अंदाज में देखा जाएगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब जमा कराया है ओपन बैलेटिंग के हवाले से, सेनेट इंतखाबात के हवाले से, उसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर इसकी मुखालफत कर दी है और कहा है कि ये ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर ये कि पीडीएम की जो हिकमत अमली है वो क्या होने जा रही है 19 तारीख के बाद, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम का मौजू रहेंगी। अयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। अयाज खान साहब बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। में बिलावल साहब आज जो गुफ्तगू कर रहे थे सबसे कुछ देर पहले, मैं वो आपको सुनवा देता हूँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले ही उन्होंने की है और वो डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बताएं उनको किन मुल्कों से फंडिंग आती रही है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कुछ और है, ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पे संगीन इल्जामात लगे हैं, 19 को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करेगा और मुतालबा करेगा कि इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए, बताया जाए कि ये कौन से ममालिक से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा पीटीआई को दिया है, क्या जब से पीटीआई हुकूमत में आई है इन्होंने इन लोगों को कोई फायदा पहुंचाया है या नहीं। अच्छा, अब इस पर औरिया साहब, इमरान खान साहब का तो कहना यह है कि हमने लोगों से फंडिंग की है, आवाम से फंडिंग की है। मुझे 2 मुल्कों ने ऑफर की थी, मैंने वो ऑफर ठुकरा दी, जबकि पीएमएलएन जो है उसको 2 मुल्कों से अभी भी जो है वो फंडिंग की जाती है और की जाती रही है। तो इमरान खान साहब का यह मौक़िफ़ है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि आपको किन मुल्कों ने फंडिंग की, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे किसी मुल्क ने फंडिंग नहीं की। कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए, कल मैंने सेक्शन 204 पढ़ के सुनाया था जी, और उसमें सेक्शन 204 में बड़ी वाज़ेह 4 चीजें रखी हुई हैं कि इन दिस सेक्शन द फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी मीन्स ए पॉलिटिकल पार्टी विच हैज बीन फॉर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड एट द इंस्टेंस ऑफ एनी फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, यानी या को गवर्नमेंट बनाए उस पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी बनाए और फॉरेन कंट्री को ही, इज एफिलिएटेड टू और एसोसिएटेड विद द फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री, और आगे तीसरा आता है रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड फ्रॉम अ फॉरेन नेशनल। ये अब फॉरेन नेशनल का सिर्फ एक छोटा सा इशू बन जाता है और फॉरेन नेशनल को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि फंड कैसे लिए। आपको जितने भी फंड हैं आपको शनाख्ती कार्ड जमा कराने पड़ेंगे कि उसने दिए हैं, या पर जो जैसे भी जो चीजें हैं। ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो कि इसके अंदर, जिसको हमने बहुत तड़ावा बना के एक ऐसा इशू बना दिया हुआ है जिसकी हिसाब ही नहीं। मसला सारा यह है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का टोटल खर्चा देख लिया जाए, जलसों का, जुलूसों का, उनकी हेडक्वार्टर्स का, उनके लीडरों के आने जाने का, ये सारा कुछ, तो एक पार्टी भी पाकिस्तान के अंदर अपने फंड्स का हिसाब नहीं दे सकती। ये बड़ी तय बात मैं कह रहा हूं आपको। इनसे पूछ लें कि इतने बड़े बड़े चीज़ें जी कहाँ से आते हैं, कौन से कानून के खजाने हैं जो आपको इधर से जलसे से उठाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ये दुनिया पूरी में भी यही है। वो भी कहते हैं जी हमारे कॉक्सेस बने हुए हैं, वो वहाँ से आते हैं।
ये जो $6.8 बिलियन का जो ओबामा के पैसे थे और जो आए थे उससे पूछा कि कैसे लिए, तो उन्होंने फिर कहा ये पार्टी ये है वो है, इससे कर करा के उसके उन्होंने किया था। गॉर्डन ब्राउन का आपको याद होगा बहुत बड़ा मसला बना था इसमें से। पाकिस्तान नहीं, दुनिया पूरी के अंदर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसीलिए फॉरेन फंडिंग पर चलाई जाती हैं ताकि आप पूरी पार्टी को मुकम्मल के मुकम्मल तौर पर खरीद सकें, और खरीदी होती हैं। जो पार्टी को फंड करता है वही कहता है ना जाके इराक में जाके बम बरसाओ ताकि हम वहां पर वही पूरा लंदन बाहर निकल आए। तो असल मसला ये है कि ये छोटा सा पोर्शन है, इशू और कोई नहीं है, ये हम अपने इसमें खड़ा किया हुआ है। अब वो बाकी पार्टियां आ जाएंगी जब मतलब उनका खुलना शुरू होगा, हिसाब तो किसी ने मेंटेन किया ही नहीं हुआ। अयाज खान साहब, ये ओरिया साहब तो पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। आपको तो पता है यहाँ हमारा एक कैंडिडेट 15 से 20 करोड़ खर्च करके असेंबली तक पहुंचता है, तो वो भी हिसाब नहीं दे सकता। जाहिर है उसके लिए बहुत थोड़ी सी वो अमाउंट है वो खुद थोड़ी खर्च करता है, वो उसके सपोर्टर्स खर्च करते हैं। फंडिंग वो ही फंडिंग से ही चल रहा होता है ना बेसिकली। वो बात तो वही होती है सपोर्टर्स। ये जो आज बिलावल सवाल पूछ रहे थे कि वो कहां से फंडिंग आई और फिर उनको क्या फायदा दिया गया, तो ये तो हमारे यहाँ होता है। जब एक कैंडिडेट कहीं से पैसे पकड़ रहा होता है तो फिर उसको बदले में तो कुछ देना होता है, और वो दिया भी जाता है। किसी कहीं ठेकों की सूरत में कुछ और काम ऐसे होते हैं उनके किए जाते हैं, तब जाके फिर हिसाब कहीं बराबर होता है। और फिर जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसके लिए फिर जाहिर है उस पर खर्चा भी लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सिर्फ मेंबर नहीं बनेगा, ये कल को मिनिस्टर भी बनेगा, कुछ और भी इस तरह के मामला होंगे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आज बिलावल ने जाहिर है ये सवाल तो पूछा गवर्नमेंट से, बातें भी और बहुत की, लेकिन बिलावल के लहजे में मुझे अब वो कुछ बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। बिलावल वो जिस तरह से बहुत ज्यादा वो एनर्जेटिक नजर आ रहे होते थे और बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते थे गवर्नमेंट पे, वो नहीं कर पा रहे। फिर आपने कहा कि वो कटहरे में PMLN और पीपल्स पार्टी भी हैं। बेसिकली मैं आपको जब सबसे बड़ा अलमिया PTI का ये प्रोपेगेंडा वॉर में बुरी तरह मार खा जाते हैं। इनके कुछ अपने लोग उसको बढ़ावा भी दे रहे होते हैं, जो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा होता है उसमें ये अपना हिस्सा भी डाल रहे होते हैं और वो मजबूत कर रहे होते हैं दूसरे का मौकफ। PTI के हवाले से जब ये बहुत ज्यादा हुआ कि पता नहीं अब शायद इस जमात पे पाबंदी लगने वाली है, ये तासुर भी एक बिल्ड किया गया। अच्छा, वो तासुर फिर इसलिए लोग उसके हवाले से जब आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि देखें PDM ने भी कुछ बैक सीट ली है, फजलुर रहमान भी अब वहां की पिंडी की बजाय इस्लामाबाद की बात करते हैं, कहीं बिलावल नजर नहीं आ रहे होते आपको, कहीं मरियम नजर नहीं आ रही होती। तो इसलिए PTI के खिलाफ कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ठीक है वो PTI को शायद वो उस पर पाबंदी लग जाएगी और इनको कुछ शेयर मिल जाएगा। मतलब इसलिए वो तासुर लोग बना लेते हैं और फिर उसको पुख्ता करने की कोशिश करते हैं, और PTI के अपने लोगों का बड़ा इसमें हिस्सा होता है। ये इनको क्रेडिट देना चाहिए PTI। सही है। अच्छा, लेकिन शाह साहब अजीब सा नहीं लगेगा कि आप 15 तारीख को 18 तारीख को जो है वो खुद पेश हो रहे हो अपनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब देने के लिए, और अगले ही दिन 19 तारीख को आप मांग रहे हो PTI से कि आप हिसाब दें फॉरेन फंडिंग का। तो ये तो तीनों जब एक ही इदारे को हिसाब दे रहे हैं तो वो इदारा फैसला करेगा ना किसने गलत किया। देखिए, दो तीन चीज़ें जो हैं हमें जहन में रखनी चाहिए। एक फ़र्क है जो केस तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस किया है उस शख्स ने जो तहरीक इंसाफ का मेंबर था, बानी मेंबर वो अपने आप को कहता है। इमरान खान का काबिल एतमाद दोस्त था, इख्तलाफात हुए और इख्तलाफात इतने बड़े कि वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में उस पार्टी को बैन कराने पहुंच गया। वो घर का भेदी है जो लंका ढा रहा है। एक बात, ये एक फ़र्क है। जबकि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उनका कोई रुकन नहीं गया, मुखालिफ लोग गए हैं। एक तो ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि तहरीक इंसाफ ने मान लिया है इस बात को कि हमें पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में हैं या यूरोप में हैं, उन्होंने फंडिंग की है।
मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपने गोशवारे ही पेश नहीं किए, इसीलिए कि वो देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का केस जो है वो क्या रुख अख्तियार करता है, वहाँ क्या क्या बहस होती है, क्या सवालात पैदा होते हैं, ताकि हम अपने गोशवारे जो हैं उसके मुताबिक तैयार करके असली या जाली जो भी गोशवारे पेश करें वो उन सवालात को बाकायदा एड्रेस कर रहे हूँ जो तहरीक इंसाफ से हो रहे हैं। ये एक दूसरा फ़र्क है। और तीसरा जो फ़र्क है वो ये है कि वो दोनों जमातें इस वक्त इक़्तिदार में नहीं हैं, ये बरसरे इक़्तिदार जमात है। अगर सपोज़ ये साबित भी हो जाए कि मुस्लिम लीग नून ने भी इसी तरह की फ़ंडिंग ली है या पीपल्स पार्टी ने, उसको क्या नुकसान होगा? ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, इनको ज़्यादा नुकसान होगा, इनकी बदनामी भी ज़्यादा होगी। इन पर अगर कोई पाबंदी लगती है तो उसका भी हुक्मरानी भी इनकी छिन सकती है। तो इसलिए एट स्टेक इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ है। अब एक दो चीज़ें और हैं इसके साथ जुड़ी हुई कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इतने अरसे से ये केस चल रहा है, वो मैनेज क्यों नहीं कर पाई? यानी डिले करना बजाय इसके कि वो क्लियर कट वो बताए उनको कि ये जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनको वो तहरीक इंसाफ बाकायदा वोट का हक़ दिलाना चाहती है, वो एक पार्टी के लिए क्यों फंडिंग नहीं कर सकते? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा वो किसी का एजेंट हो सकता है, वो अमेरिका का एजेंट हो सकता है, इंडिया का एजेंट हो सकता है? क्या पाकिस्तान में उनके कम एजेंट हैं? यहाँ जो पैसा दिया जाता है या लिया जाता है वो सारे का सारा शफाफ होता है, वो किसी स्मगलर का नहीं हो सकता, किसी गैर मुल्की जो पार्टी है या गैर मुल्की हुकूमत है वो उसको फंडिंग नहीं कर सकती। मियां नवाज शरीफ साहब पर एक अरसे तक ये बाकायदा इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से 2 अरब रुपया लिया था। कभी किसी ने नहीं पूछा, इसलिए कि हमारे यहाँ इन चीज़ों को गलत समझा ही नहीं जाता। हमारे यहाँ उस तरह की शफाफियत नहीं है या मामलात में वजाहत नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास ताकत होनी चाहिए। वो ताकत पैसे की भी हो सकती है, वो हुक्मरानी की भी हो सकती है, वो सियासी असबियत की भी हो सकती है। अगर आपने इतनी सियासी असबियत पैदा कर दी है कि आपका एक बहुत बड़ा हल्का पाकिस्तान में मौजूद है, तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं और अदलिया के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, एक ग्रे एरियाज़ आपने फैला दिए हों और ब्लैक एंड वाइट बहुत महदूद हो गई उस स्पेस उसके लिए, तो उसमें फिर ये मुश्किल हो जाता है। अगर तो सज़ा देना मकसूद है इमरान ख़ान को और तहरीक इंसाफ को, तो फिर इसका कोई भी फ़ैसला हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की सूरत हाल माजी में रही है, ये केस जो है सिवाय एक इंतकामी कार्रवाई के एक आदमी की या उनके मुखालिफिन की सेटिस्फेक्शन हो सकती है, अदरवाइज़ मैं तो समझता हूँ कुछ नहीं। चलें, अभी ये कानूनी पहलुओं के बाद ज़रा उसके कुछ सियासी पहलू देखते हैं कि ये एहतजाज उसका क्या इम्पैक्ट होगा, फिर बिलावल साहब का ना जाना उसके क्या मीनिंग है। आज मरियम साहबा से पूछा गया, जब वो एहतजाज अदालत में आई हुई थी लाहौर में, तो उनसे पूछा कि बिलावल साहब नहीं आ रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ये आप उनसे पूछें। तो कुछ नाराज़ सी दिखी मरियम बिलावल साहब के ना आने पर। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके सियासी पहलुओं को बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि 19 जनवरी के एहतजाज के जो सियासी पहलू हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और मामले पर गुफ्तगू कर लेते हैं। और वो मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया कि सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ओपन बैलेटिंग नहीं हो सकती, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब भी इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब। मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि आप इस राय को किस तरह से देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, और जो होप्स थी हुकूमत की ओपन बैलेटिंग के हवाले से, वो किस बुनियाद पर थी? क्या उनके पास कोई कानूनी और आईनी नुक्ता मौजूद है जिसकी बुनियाद पर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको ये इजाज़त मिल जाएगी ओपन बैलेटिंग की? देखिए, असूली तौर पर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने ओपनिंग के बारे में, सेनेट के इलेक्शन के बारे में जो रिमार्क्स दिए, वो इस रिमार्क्स ऐसे काबिल एतराज़ थे जिससे पूरे सेनेट का सिस्टम ही ज़मीन बॉस हो गया। अब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने जवाब में ये अपना दाखिल कराया कि जो सेनेट के जो इंतखाबात होते हैं वो आइन के मुताबिक नहीं होते।
अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो एक अपने इदारे का, अब आइन का, कानून का, इलेक्शन के मामलात का मुहाफ़िज़ है। तो उन्होंने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जनाब आर्टिकल 226 का है, जिसके बाद 159 है, इसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 224 है। ये तमाम जो हैं वो इलेक्शन जो सेनेट के होते हैं वो आइन के मुताबिक ही होते हैं। अब अगर आपने इसमें ओपनिंग बैटल जो की है, जैसे कि आप बता रहे हैं बैटिंग करनी है, ओपनिंग करनी है, शो ऑफ हैंड करना है, वो तो आर्टिकल 226 की सेनेट खिलाफ वर्जी है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दाखिल कराया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि जनाब जो आर्टिकल 226 है वो सिर्फ सदारती इलेक्शन के बारे में है। तो मुझे तो उनकी जहानत पर, अक्लमंदी पर और दानिश पर बड़ा हैरानगी हुई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी, हुकूमत की सबसे बड़ी जो कोताही नज़र आ रही है वज़ीर आज़म की भी और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के भी, इतना अहम मशावरत, इतनी बड़ी अहम रेफरेंस भिजवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो मेन स्टेक होल्डर है जिन्होंने इंतखाबात करवाने होते हैं, उनसे मशवरा ही नहीं किया और मशवरा करने के बजाय डायरेक्ट ही उन्होंने सदारती रेफरेंस भिजवा दिया। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट बहुत वजनी है, क्योंकि वो आईन इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आईनी इदारा है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को वजन देना है। जो वो ये कहते हैं ना, तमाम इंतखाबात जो सेनेट के होते हैं वो आइन के मुताबिक होते हैं, आइन ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो ये तमाम मामला जो दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि आप कानून साजी कर दें, हमें कानून साजी करने के भी जो भी रास्ता देंगे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको पाबंद है करने का। अब इसको कानून साजी करने के लिए हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, अपोजिशन के साथ उनकी महाजराई चल रही है। और सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा जो जवाब दाखिल कराया है वो इलेक्शन कमीशन के पैटर्न पर करवाया, तो उन्होंने मुखालफत की है। लिहाजा ये जो उन्होंने जमा करवाया सदारती रेफरेंस में, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबों राय मांगते, मशवरा करते, गवर्नर से करते, तो तब ये जाके मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। तो ये कबल अज़ वक्त चला गया और उसके असरात जो है नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ये बात चले तो। और ये सब कानून साजी और आईनी तरमीम के बगैर आपको रास्ता देखते हैं कि ये ओपन बैलेटिंग से सेनेट इंतखाबात हो जाए? देखिए, वो सारी बहस आप कभी अटॉर्नी जनरल की देखें ना, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया है कि जो फैसले डिक्टेटर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होते हैं। क्योंकि आपने फलां को तरमीम करने की इजाज़त दे दी, फलां को ये कर दिया, 58(2) भी आपने दोबारा जारी कर दी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरप्रिटेशन आपका इख्तियार है। अब आइन बड़ा क्लियर है कि सिवाय अपना वज़ीर आला के और वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाकी सब सीक्रेट बैलेट के तौर पे होगा, और ये एक किसी भी पार्टी को डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए होता है। खान साहब का बड़ा अजीब-ओ-गरीब आर्गुमेंट है कि जी पैसे लेते हैं, तो अगर पार्टी हेड पैसे ले ले तो फिर क्या होगा? पार्टी हेड नवाज शरीफ साहब ले लें या जरदारी ले लें, इमरान खान साहब ना लें अगर फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होगा? वो इकट्ठी पार्टी पैसे ले लेगा। ये अपने आप को ठीक करने की बजाय बुनियादी तौर पर ऐसे कानून लेके आते हैं कि जिन कानून का ना जमहूरियत के साथ ताल्लुक है, ना आज़ादी राय के साथ ताल्लुक है। आप खुद सोचें कि सिवाय बजट के फ्लोर कास्टिंग नहीं लगती अगर आप वोट इधर से दे दें, सिवाय बजट के अंदर अपने वोट देने के लिए। और जो भी लेजिस्लेशन कोई भी करेगा, खा वो सुप्रीम कोर्ट करे, कोई वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन होगी, और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के ऊपर होता यह है कि आइन बुनियादी तौर पर होता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल कह देती है कि ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो अल्लाह ताला की जात ही है ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। वो इंटरप्रिटेशन कर लेती है कि नहीं, ये बेसिकली एसेंस ये कहता है कि नहीं, इसको बचने, करप्शन से बचने के, कहीं निकाल लेती है कि ये फलां चीज जो है पाकिस्तान में करप्शन खत्म होनी चाहिए, ये खत्म है, इन आर्टिकल्स के तहत हम कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत कहते हैं। तो उसके बाद होगा ये कि अगला को बेंच आएगा, उसको तोड़ देगा और वो खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर फैसले को बार बार बदला है। तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बना हुआ अदारा है, उसने आइन के बाहर अपनी सोच नहीं देनी। उसने ये नहीं बताना कि मैं जनाब बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं तो मेरे नजदीक ये ठीक है ना। जो आइन में प्रोवाइडेड चीज है वो बता देगा, उन्होंने बता दिया सब कुछ। सही है। प्लस शाह साहब, आप तो वैसे इसके मुखालिफ रहे हैं इस ऑप्शन के, ये कि ओपन बैलेटिंग से होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि अखलाकी तौर पर एक बंदे को अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने की इजाज़त होनी चाहिए, तो आपकी राय तो इस पर यह है शायद? देखें, 2-3 इसके पहलू हैं। पहला बात तो ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप सियासत से अखलाकियात को निकाल देंगे तो उसका नतीजा यही होगा
दूसरी बात यह है कि आइन की एक स्कीम है, इलेक्शन के हवाले से, असम्बलियों के हवाले से, सेनेट के हवाले से, आप उस स्कीम को डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। तीसरा जो पहलू है उसका ये है कि एक है डिक्टेटरशिप पार्टी की। ये जो ज़मीर के मुताबिक वोट देने का इशू है वो सिर्फ आम वोटर के लिए नहीं है, ये अरकान असम्बली के लिए भी है। आप आम आदमी को सीक्रेट बैलेट के तहत क्यों करते हैं? वहाँ शो ऑफ हैंड क्यों नहीं कर देते? वहाँ सरेआम क्यों नहीं करते? इवन अमेरिका में तो सबको पता होता है कि ये रिपब्लिकन है, ये डेमोक्रेट है, क्योंकि वहाँ तो अभी तो वो लिस्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले तो लिस्ट सिस्टम के तहत होते थे कि जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है उसका वोट का हक ही नहीं होता था। उसके बावजूद सीक्रेट बैलेट क्यों थी? इसलिए कि एक शख्स को उस वक्त फ़ैसला करना चाहिए अपने ज़मीर को या अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कि जिस कैंडिडेट को मैं वोट दे रहा हूँ क्या वो मेरे वोट का अहल है। उस पर ना तो पार्टी का दबाव हो, ना किसी मेंबर का उम्मीदवार का दबाव हो, और ना ही कोई किसी किस्म का और उसके जहन में हो। उसके जहन में सिर्फ ये हो कि मैं दयानतदारी के साथ एक दयानतदार शख्स को, एक अहल शख्स को वोट दे रहा हूँ। और यही स्कीम सारी चलती है बल्दियाती इलेक्शन के से लेकर ऊपर तक। ठीक। अच्छा, अब आप उस स्कीम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सेनेट में क्या जो अरकान असम्बली होते हैं वहाँ पैसा नहीं चलता? ये तो मुंतखब लोग हैं ना, जो लाखों लोगों के वोट लेकर आ गए। अगर ये बेईमान हैं तो इनसे कोई पूछेगा कि आपने ख़ुद वोट किस तरह से लिए हैं? अगर वो पैसे दे के वोट ख़रीद के आए हैं, बिरादरी के, मसलक के, कबीले के, इलाके के तासुब की बुनियाद पर आए हैं तो वो तो जायज़ है। लेकिन अब वो पैसे अपने पूरे करने के लिए अगर वो पैसा ले रहे हैं, और ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर मेंबर जो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देता है वो बेईमानी की बुनियाद पर, बददियानती की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर। ठीक है। एक आदमी वोट देते वक्त, एक 1985 के सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे एक दोस्त थे मेंबर कौमी असम्बली, एक साहब ने जो इलेक्शन लड़ रहे थे मुझसे कहा कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप उनसे कहें, वो मरहूम हो चुके इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा उनका, तो आप उनसे कहें मुझे वोट दें। मेरे जो एडिटर थे उस वक्त उन्होंने भी कहा कि इनसे कहें। उन्होंने वादा कर लिया और उन्होंने कहा जी मैं वोट दे दूँगा। ठीक है। जब वोट दे के वो वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा होटल के कमरे में कि जी मैंने वोट नहीं दिया। मैंने कहा क्यों? आपने तो वादा किया था। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वहाँ खड़े होकर जब मैं वोट पे वो मोहर लगाने लगा था तो मुझे ख्याल आया कि ये इस शख्स इस काबिल नहीं है, ये मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ है कि मैं इसको वोट दूँ। ठीक। अब आप टिकट देते हुए अगर ऐसे लोग सामने लाएंगे जो वाकई मुस्तहक हूँ, अहल हूँ, हकदार हूँ वोट लेने के, यानी आप सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का टिकट बैलेट पर दें, किसी ज़ाती असर की बुनियाद पर ना दें, पैसे की बुनियाद पर ना दें, ताल्लुकात की बुनियाद पर ना दें, बाज़मीर लोगों को वोट दें तो वो आगे भी जाके ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। और जब सेनेट के आप टिकट दे रहे होते हैं, एक आप डिक्टेटरशिप मुसलत करते हैं कि जी ये शख्स है, खा वो स्मगलर है, वो मनशियात फरोश है, वो कब्ज़ा ग्रुप है, वो कल पार्टी में शामिल हो। क्या हमने नहीं देखा कि एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी एक दिन पार्टी छोड़ता है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी उसको सेनेटर मुंतखब कराती है? तो ये जो पार्टी के अंदर दूसरे सूबे में ले जाके पार्टी में आप जमहूरियत लाएं, पार्टी में आप अखलाकियात लाएं, पार्टी में आप फैसले जो हैं उसूल की बुनियाद पर ज़मीर के मुताबिक, ईमानदारी के मुताबिक करें, उसके बाद ये मामला खुद ब खुद हो जाएगा। इसके लिए देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है ये चंद मुल्कों में है और उन्हीं मुल्कों में सबसे ज़्यादा फ्लोर क्रॉसिंग भी होती है, करप्शन भी होती है, वोट बिकते भी हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन यूके में गालबन विल्सन थे, विल्सन की हुकूमत एक वोट पर पूरे 4 साल कायम रही। एक वोट था, उसका अक्सरियत थी, लेकिन ना बजट में उसको शिकस्त हुई ना किसी और मौके पर। इस हुकूमत चलती रही इसलिए कि वहाँ एक अखलाकियात जो है मेंबर्स पर हावी है। वो समझते हैं कि अभी ये देखा तो आप अखलाकियात को लाते नहीं है, उसूलों को लाते नहीं है, टिकट आप देते हैं पैसे लेकर, चंदा लेकर, फंड्स लेकर या ताल्लुकात की बुनियाद पर, और उसके बाद तवक्को करते हैं कि वो अपना वोट ना बेचें। लेकिन एक चीज़ मेरे ख्याल है ये तरीका नहीं है। और जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त है, आइन के मुताबिक है। आइन को आप छेड़ेंगे, उसकी स्कीम तब्दील करेंगे, कल को और मुश्किल। ठीक है शाह साहब, एक चीज़ अयाज खान साहब, लेकिन हुकूमत की जो इंटेंशन थी इसके पीछे, जाहिर है वो यही थी
कि ये जो करोड़ों रुपए की खरीदो फरोख्त होती है और हर दफ़ा ये शोर मचता है, ये ना इंटेंशन ये है, हो सकता है उनका तरीकाकार गलत हो और वो ओपन बैलेटिंग के जरिए चाह रहे हो। अब अगर ये इंटेंशन ठीक है, तरीका गलत है, तो इस मसले को हल करने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना क्या चाहिए, तजवीज़ क्या है? यही सवाल फिर मैं कंवर साहब के सामने भी रख दूंगा, आपकी क्या राय है यार सब इस पर? पहले तो मैं शाह जी की बातें सुन के मैं तो बस रोने ही वाला था। अच्छा हुआ शाह जी रुक गए खुद ही, क्योंकि वो मुझे लगता है कि इन्होंने इमरान खान साहब की उस बात को सीरियस ले लिया कि रियासत मदीना बनाना है इसको। इस तरह की चीज़ें तो ज़ाहिर है किसी ऐसी रियासत में ही हो सकती हैं जहाँ ज़मीर भी जिंदा और जो इन्होंने मिसाल दी वो 80s में हो जाया करता था। अब हालात बड़े डिफरेंट हैं। दूसरा देखें, मेरे कायद में और कप्तान में यही फ़र्क है। कायद चीज़ें मैनेज करने के बाद इस तरह का कोई आइडिया लेके आया करते थे और कप्तान मुशावरत करना भी पसंद नहीं करता। ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों की शख्सियत में। भई आपने स्टेक होल्डर्स से पहले मुशावरत तो करें, आप एक चीज़ लेके आ रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि वो कप्तान वो प्राइम मिनिस्टर स्टाफ नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल स्टाफ है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि वो मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो चाहता हूं, बस उस तरह हो जाना चाहिए। और फिर जाहिर है वो प्रेसिडेंट साहब फिर मजबूर हो जाते हैं, वो जैसे कहते हैं वो कहते हैं जी ये रेफरेंस जाना है। अब देखें ना, जमात इस्लामी ने बड़ी अच्छी इसमें वो प्ली ली है जो सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जी इस पे सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी राय ना दे, फैसला ना दे, ये सिर्फ वापस कर दे प्रेसिडेंट को। मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि इसकी जो जिस तरह से इन्होंने ये किया है, ठीक है इंटेंशन बहुत अच्छी होगी। शायद इमरान खान साहब ये सोच रहे होंगे कि लोग वोट खरीद लेते हैं तो इतना ज्यादा वोट ना खरीदे जाएं, क्योंकि जरदारी साहब तो पूरी गवर्नमेंट टॉपल कर दिया करते हैं, तो उनके जहन में होगा कि कहीं इतनी सीटों का नुकसान ना हो जाए मुझे कि कल को सेनेट में तो मिले ही कुछ ना हमें, जो हम सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक खबर देता जाऊं जाते जाते कि इमरान खान साहब की जो चौधरी परवेज इलाही साहब से बात हुई है, एक सेनेट की सीट उन्होंने चौधरी साहब को दे दी है। अच्छा। और गालिबन कामल अली आगा आपको नेक्स्ट फिर एक दफा सेनेटर बनते नजर आएंगे। अच्छा, ये इस हवाले से तो खबर छपी भी और हुई भी, पैसे तो नहीं लिए ना उन्होंने, बात हुई है, मुशावरत भी हुई है। लेकिन मेरी इतला ये है कि उन्होंने उनको एक सीट दे दी है। ठीक है, चलें, वो भी नाराजगी उनकी दूर करना भी बड़ी जरूरी थी। कंवर साहब, ये बेहतर हल क्या है आपके ख्याल में? खरीदो फरोख्त भी रुक जाए, आइन के मुताबिक भी रहे इंतखाब, क्या रास्ता है इसका? सबसे बड़ा जो आसान तरीका तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आइंदा के लिए तमाम बुराइयां का जो खात्मा हो जाएगा, सेनेट का इलेक्शन बरास्त करवा दें। ये अमेरिका में भी शुरू में ये जो है ये बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, वहाँ भी पैसे को लेन देन होता था, तो उन्होंने भी अपने कानून साजी करते हुए इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन बरास्त करवा दिए। तो हमारे ये 100 सीटें हैं सेनेट की, इसके बाकायदा हल्का बंदी करवा के इसमें पूरे पाकिस्तान भर में इसकी बरास्त जो है वो आप करवा दें। बाकी जो भी तरीका इख्तियार करेंगे उसमें हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, जैसे कि हमारे दोस्त सही फरमा रहे हैं। अगर पार्टी के सरबराह को इख्तियार दे दिए गए तो आप यकीन जाने कि वो टिकट देने के लिए उन्होंने 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ रुपए उससे लेना है, ताकि अब पहले वो तकसीम क्या करते थे, वोटर्स को दिया करते थे, अब वो पार्टी का हेड जो है वो अपनी पार्टी के फंड के नाम से उसे पैसा लेगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चलती रहेगी। तो इसका लिए देर पर असरात ये तब्दील हो जाएगी बस। हाँ बिल्कुल, इसके डायरेक्ट इलेक्शन करवा दें। इंडोनेशिया में मैंने इंडोनेशिया का इलेक्शन मैंने देखा है, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है सेनेट का। इसी तरह थाईलैंड में भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहाँ भी 100 सीटों पर ही है सेनेट की सीटें थाईलैंड में। मैंने खुद में विजिट किया। मैं बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर वही बात डिस्कस करते हैं कि 19 तारीख को जो पीडीएम का एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर होने जा रहा है, उसकी सियासी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। औरिया साहब, ये बिलावल साहब का ना जाना इस एहतजाज में जो कि 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के बाहर होना है, ये मानी खेज है? बहुत ज़्यादा मानी खेज है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी है जिसकी वजह से वो नहीं जाना चाहते, वरना तो वहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के क्या है? वो एक आपने जाके वहाँ एक टोकन सी स्ट्राइक करनी है, वहाँ खड़े हो जाना है, नारे लगाने हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बैठा हुआ है, रोज होता है, ऐसे एहतजाज अक्सर होते रहते हैं, हर अदारे के सामने होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना पीस ऑफ माइंड दिया है कि भाईजान मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता हूँ, हम इस खाते के अंदर हम अपने खाते खुलवा लें,
और तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि वो जो उन्होंने मैं गवर्नर दिलशाद साहब से मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूँ। रेड जोन के अंदर उन्होंने खुद बता दिया इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी को बैन करने का इख्तियार नहीं है। अच्छा सर, एक अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, और ये साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ मैं, अगर मैं कारा साहब का मौक़िफ़ ले लूँ जरा, फिर मैं वापस आ जाता हूँ आपके पास। कारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। आज मरियम साहबा से सवाल हुआ कि बिलावल साहब नहीं आ रहे, आपको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे जाके पूछें वो क्यों नहीं आ रहे। उससे ये लगा कि शायद इत्तेहादियों को या पीडीएम में शामिल दूसरे लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। अगर एतमाद में लिया गया था तो शायद ये फजा पैदा ना होती है, सवाल पैदा ना होता कि बिलावल साहब क्यों नहीं आ रहे और ये कितना सिग्निफिकेंट है। कायरा साहब देखिए, एक तो पहली बात ये है कि पीटीएम की 11 जमातें हैं, हर जमात की क़यादत हर जगह पे जाएगी ये जरूरी नहीं है। अपनी अपनी मसरूफियात हो सकती है, कई जगह पे मरियम बीबी नहीं पहुंच सकेंगी, उनकी जगह उनकी नुमाइंदगी होगी, उनकी जो दूसरी टियर लीडरशिप है वो कर लेगी। कई जगह पे मौलाना नहीं जा सकेंगे, उनकी जमात के सीनियर लोग जाएंगे। कई जगह पे बिलावल नहीं जा सकेंगे, बिलावल साहब की जगह पे हमारी जमात के बाकी सीनियर जो लोग हैं वो जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही इस तरह है, हर जगह पे हर बंदे का होना मुमकिन नहीं होता। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बिलावल साहब नहीं होंगे लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो, पीपल्स पार्टी के सीनियर क़यादत हो, पंजाब के हम लोग हो, तो फिर क्या हम पीपल्स पार्टी नहीं होंगे? लेकिन कायरा साहब, क्या ये इसी तरह से बाकी पार्टीज भी सोच रही हैं, ये देख रही हैं? क्योंकि आज मरियम साहब जब सवाल आया तो सवाल हुआ तो थोड़ी सी नाराजी, अदम इत्मीनान सा दिखा है। नाराजी ना कहिए, चले अदम इत्मीनान सा कहें। उन्होंने कहा कि जी आप ये बिलावल साहब से पूछें वो क्यों नहीं आ रहे। उनको भी ये कहना चाहिए था कि अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं है, उन्होंने हमें बताया है उनकी मसरूफियात हैं, ये वो भी कह सकती थी। तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने किस बुनियाद पे, किस तरीके से उनसे सवाल हुआ और कैसे उन्होंने जवाब दिया, ये कोई लम्हाती सा रिएक्शन होता है। इसमें कोई नाराजगी का आंसर कहाँ से आ गया? ये बात दुरुस्त है। उनके बारे में अगर मुझसे सवाल करें तो मैं कहूंगा जी उनके बारे में तो नहीं बता सकते, मैं भी यही कहूंगा। ठीक, इरशाद साहब कुछ सवाल करें। कायरा साहब, मैं इरशाद आरे बोल रहा हूँ। सवाल मेरा ये है, कैसे जी अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल मेरा ये है, एक तो ये है कि आपकी जो शिरकत होगी पार्टी की, यानी बिलावल साहब तो नहीं जा रहे, अपनी मसरूफियत होगी, ये दुरुस्त बात आपने कही। आपकी शिरकत भरपूर होगी, आपके वर्कर भी होंगे, अरकान असम्बली भी होंगे, या एक अलामती होगी कि 2, 3, 4 लीडर चले जाएंगे? एक सवाल। दूसरा पहलू ये है कि क्या ये जो केस की नोयत है, अब आपको भी बुलाया गया एक दिन पहले और मुस्लिम लीग नून को भी, तो आप अपनी पार्टीज़ में और तहरीक इंसाफ के केस में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? जी शाह साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि हमने कल पंजाब एग्जेक्टिव की मीटिंग की, उसमें भी हमारी ये प्रेपरेटरी मीटिंग थी 19 के लिए। आज अभी भी मैं अपनी जो रावलपिंडी डिवीजन है, क्योंकि हमारे होस्ट डिवीजन वो है, मैं अभी भी उसकी मीटिंग करके आ रहा हूँ। और इसीलिए कि हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, भरपूर तरीके से इसमें शामिल होंगे और आपके सामने होगा कि इसमें हमारी शिरकत सिर्फ नोशनल नहीं होगी, अमली तौर पे होगी और भरपूर होगी। दूसरी बात, जो हमारी पार्टियों को सवाल किए गए हैं, उनसे कुछ चीजें मांगी गई हैं। हमारी जमात की हद तक तो मुझे पता है कि हमारी जमात हर साल अपना ऑडिटेड अकाउंट जो है वो जमा कराती है, हर जमात ही कराती है, और वो अकॉर्डिंग टू सेटिस्फेक्शन ऑफ जो उनकी सिक्योरिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, उसके मुताबिक होता है। अगर और हमारे और इनके केस में फर्क क्या है, अगर कोई डॉक्यूमेंट हमसे मांगे हैं, किसी चीज से उनकी तसल्ली नहीं है, या एक कंपनी है जिसका नाम पीपल्स पार्टी है या पीपल्स के नाम से है, उसके बारे में शायबा दिया गया कि अमेरिका में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है जो एग्जाम हम पे, मैंने सुना है। हाउ फार दिस इज ट्रू मुझे उसके बारे में सही अंदाजा नहीं, लेकिन उस कंपनी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम वादे तौर पे इलेक्शन कमीशन में लिख के दे चुके हैं कि उसका कोई लिंकेज हमारे साथ नहीं है। वो कोई अमेरिका में कोई किस नाम का कोई इदारा है और वो फेक है नहीं है, किसका है। आप जरूर उस पर एलिगेशन लगाया है एक MNA साहब ने, तो वो साबित करेंगे, उनके पास सबूत होगा, लेकिन हम अपने जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, और अगर कोई गलती है तो वो भी सामने आएगी। लेकिन PTI को तो मसला ये है कि इनके ऊपर तो इनकी अपनी जमात के अंदर से एतराज उठे और उस एतराज में इतनी सीरियसनेस थी कि मामला 7 साल से दबा हुआ है। हाई कोर्ट का हुक्म आया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, बड़ी मुश्किल से अब जाके जब हमने
एहतजाज करने का फैसला कर लिया, तो ये केस लगाया गया, इसकी झाड़ पटक की गई और उसके नतीजे में पीटीआई ने फर्स्ट टाइम एडमिट किया। आज तक तो आप भी जानते हैं, आज तक औरिया साहब भी जानते हैं, सारा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हम खान साहब तो स्पोक्स पर्सन, हर बंदा ये कहता रहा कि जनाब हमारा तो फॉरेन फंडिंग केस ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई इशू नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की। अब कहते हैं कि जी गलती तो है, हमारी नहीं, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, राइट सर, बहुत शुक्रिया कायरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अच्छा औरिया साहब आप बात मुकम्मल कर लें, मैं अयाज खान साहब के पास आता हूँ जी। किस सवाल? बिलावल साहब के हवाले से आप बात कर रहे थे कि बिलावल साहब के हवाले से आप बात कर रहे थे ना कि बिलावल साहब की अदम शिरकत जो है वो उसका क्या मीनिंग है, और कायरा साहब जी वो देखो नहीं, खैर कायरा साहब के लीडर जो थे जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ एक इत्तेहाद बना था, और वो इत्तेहाद कम से कम 1 साल की मूवमेंट उसने चलाई थी, बहुत लंबी चौड़ी, कम से 6 महीने तो बहुत सख्त चलाई थी। उसके अंदर वो इख्तलाफ दिखाने कभी एक दफा भी हुआ था, छोटा मोटा इख्तलाफ भी देता, सारे मुख्तलिफ नजरियात वाले लोग थे, इत्तेहाद था ही नहीं, इट इज टोटली अननेचुरल था। और सबसे बड़ी बात थी कि इत्तेहाद का हदफ कोई नहीं था। मैं तो कई दफा कह चुका, हदफ क्या है भाई? हदफ आपका यह है कि जी कल भी शायद बात हुई थी कि हमने पाकिस्तान की सियासत में से इन्फ्लुएंस को निकालना है। कैसे निकालना है, किस कानून के तहत वो करते हैं, किस कानून को खत्म करेंगे तो हो जाएगा, कौन सा नया कानून आएगा तो वो बन जाएंगे, क्या आपकी नेगोशिएशन का क्या वो आपके कहने पे मान जाएंगे, क्या आज जो कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे? ये कोई हदफ नहीं है, इसका हदफ ही कोई नहीं इस मूवमेंट का। मान लो जो इलेक्शन दोबारा करा ले जाएं, ये है धांधली है अपना, इसको किस अदालत के सामने लेके जाएंगे कि वो करते हैं? फिर सबसे बड़ा क्या, तो ये बेसिकली पीडीएम का जो है एक, जैसे कहते हैं आपस में मिलने जुलने का एक, जैसे कहते हैं प्लेटफॉर्म है, उन्होंने कर ली। राइट जी। अयाज खान साहब, क्या आप 19 तारीख वाले एहतजाज के बाद पीडीएम की आगे सरगर्मी क्या देखते हैं? क्या इसी में आप लॉन्ग मार्च का ऐलान देखते हैं, फौरन बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान देखते हैं, फिर लॉन्ग मार्च को कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी खासे डिस्टेंस पे जा चुकी है मौलाना से। नून लीग भी है, लेकिन वो अभी शायद उतने फासले पे नहीं गई। पीपल्स पार्टी नेट प्रैक्टिस तो करती रहेगी, मैच के लिए तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी, क्योंकि जब मौलाना बार बार पिंडी का नाम ले रहे थे तो सबसे पहले कैटेगोरिकली पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पिंडी नहीं, इस्लामाबाद की बात हुई थी। और फिर वो ये भी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम लॉन्ग मार्च तक हैं, उसके बाद अगर कोई धरना वरना है तो हम उसमें शरीक नहीं होंगे। जाहिर पीपल्स पार्टी एक क्वालिटी तो है कि कुछ चीजें वो बिल्कुल सीधी रखती है, हालात जैसे भी हों। जब वो धरने के उस वक्त खिलाफ थे जब पीटीआई धरना दे के बैठी भी थी, तो अब वो खुद धरने में नहीं बैठेंगे। पीएमएलएन की जाहिर सोच बदलती रहती है, और लेकिन वो जो इस्तीफों वाला मामला गड़बड़ हुआ है जब से पीएमएलएन के लिए, उन्हें भी समझ आ गई है। अब वो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इस हुकूमत को नहीं हटाना चाहती। पीपल्स पार्टी चाहती है ये 5 साल पूरे करें, और वो समझते हैं कि जिस तरह की इनकी पॉलिसीज हैं और जिस तरह ये चल रहे हैं, 5 साल बाद वो बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे इलेक्शन लड़ने की। और शायद कहीं पीएमएलएन के लोगों में भी ये एहसास पाया जाता है कि 5 साल इनको पूरे करने दिए जाएं। एक मौलाना वो रहेंगे आगे, और वो जैसे मियाँ साहब ने एक दफा कहा था, नवाज शरीफ साहब ने, मेरे कायदे मोहतरम ने, कि लोगों ने मुझे कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम हमें पीछे नहीं पाओगे। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो मतलब मौलाना साहब के साथ भी अल्टीमेटली यही होगा, वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं पाएंगे। ठीक है शाह साहब, 19 जनवरी का एहतजाज जोरदार है, अलामती है, बस क्या सर जितना भी जोरदार हो जाए क्या फ़र्क पड़ेगा, केस तो चल रहा है फॉरेन फंडिंग का। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से वो जनाब इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को नाअहल करा दिलवा देंगे। एक अलामती सा एहतजाज होगा, लोग जितने भी इकट्ठे कर लें, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के जो 2 अहदाफ थे इस इत्तेहाद से, वो दोनों हासिल हो गए हैं। नंबर 1 तो ये था कि नवाज शरीफ का रास्ता मुकम्मल रोक दिया जाए और बिलावल के लिए रास्ता खुल जाए, वो खुल चुका है। इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को ख़ुद ही एक्सपोज़ किया है कि जी मैं किस हद तक जा सकता हूँ रियासत के इदारों के ख़िलाफ़।
और उन इदारों उन लोगों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने उनकी बाहर जाने की राह हमवार की थी। तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट जो है वो पहुंचा है। और दूसरा मकसद ये था कि अपने लिए एक पैदा करना कि जनाब हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं और किसी गैर जमहूरी और गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। तो मेरे ख्याल है आप बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब और जान साहब, यास खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।